अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो वो हिचकिचाहट भरे लहजे में बोला, अगर वो दोबारा हमारी दुकान पर आए तो मैं इसे काबू करने की कोशिश करूं। नेकी और पूछ बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। सारे फसाद की जड़ वही बज़ात है, और जहां तक मेरा दिमाग कहता है इसी कमीने ने अपने जैसे किसी दूसरे के साथ मिलकर एक मुनज़्ज़म साजिशी मंसूबे के तहत मियाँ साहब को नकली कागजात थमाकर इससे न सिर्फ 50,000 रुपये हथिया लिए हैं बल्कि इन्हें कहीं गायब भी कर दिया है। लिहाजा अब वो इधर का रुख नहीं करेगा, और अगर बफर्ज़ मुहाल वो इधर या इस पूरे लाहौर में तुम्हें कहीं भी नजर आए तो मेरी तरफ से तुम्हें खुली छुट्टी है। तुम उसके हाथ पांव तोड़कर भी उसे अपने कब्जे में करने के लिए आज़ाद हो, और इसके बाद तुमने इसे फौरन ही मकामी पुलिस के हवाले कर देना है। बाकी सब मैं संभाल लूँगा। आप इस सिलसिले में बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं मलिक साहब, वो जोश भरे लहजे में बोला। मैंने पूरे 12 साल मियाँ साहब का नमक खाया है। इनके साथ धोखा करने वाले की मैं हड्डी पसली एक कर दूंगा। शाबाश, तुम्हारी ये वलवला अंगेजी मुझे पसंद आई सुधीर। मैंने तौसीफी नज़र से उसे देखा। एक वफादार मुलाजिम को तुम्हारे ही जैसा होना चाहिए। मैं खुद भी इस मनहूस को ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं इसकी शनाख्त के लिए तुम्हें गुजरानवाला बुला लूँगा। आओगे ना? आप एक बार बुलाएंगे, मैं 10 बार आऊँगा। वो अपने सीने पर हाथ रखकर बड़े अज़्म से बोला। मियाँ साहब के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। मैंने सुधीर को ज़रूरी हिदायत दी और हम वहाँ से वापस आ गए। हमारी अगली मंजिल थी प्रोफेसर उल्वी का आस्ताना, उल्वी द ग्रेट बमकाम भाटी गेट। मैंने एक बात ख़ास तौर पर महसूस की कि जब से हमारे इरशाद का सुधीर से आमना सामना हुआ था वो चुप चुप सा था, जैसे गंभीर ख्यालों में डूबा हुआ हो। मैंने इसकी खामोशी का सबब जानना ज़रूरी समझा और कहा, इरशाद, तुम कहाँ खोए हुए हो? क्या बात है? क्या तुम्हें भूख लग रही है? इस वक्त दिन के 2 बज रहे थे और जाहिर है ये खाने का वक्त था। वैसे भी हम दोनों अलग सुबह गुजरानवाला से रवाना हुए थे और नाश्ते के नाम पर हमने बस गुजारा ही किया था। आपका अंदाज़ा एक हद तक तो दुरुस्त है थानेदार साहब, वो कार की खिड़की से बाहर देखते हुए बोला। इस वक्त मुझे ज़ोरों की भूख लगी है। और दूसरी क्या बात है? मैंने उसके जवाब के तनाजुर में सवाल किया। वो उलझनज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला, मैं समझा नहीं जनाब। तुमने कहा ना कि एक हद तक मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है, यानी तुम्हें भूख तो लग रही है। मैंने वजाहत करते हुए कहा, दूसरी हद से मेरी मुराद ये है कि भूख के अलावा और क्या मकसद है। भूख तो इंसान को खामोशी इख्तियार करने पर मजबूर नहीं करती, बल्कि वो अपने पेट की भराई के बंदोबस्त के लिए अपनी ज़बान और हाथ पाँव को हरकत में ले आता है। आप ठीक कहते हैं सरकार, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं कुछ और भी सोच रहा था। और क्या? मैं पूछे बिना न रह सका। आंखें टिच बटन जैसी, कद छोटा, बदन मोटा, पेट निकला हुआ। वो पुरख्याल अंदाज में बोला, उम्र 50 साल से ज़्यादा और रंग गोरा। ये तो इस बंदे की तफसीलात हैं जो चौधरी हक नवाज के मुलाजिम खास इरशाद की हैसियत से मियाँ मैकेनिकल वर्क्स पर जाया करता था। मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा, यानी तुम्हारी हैसियत से। अभी थोड़ी देर पहले मियाँ नसीर के मुलाजिम सुधीर ने इस इरशाद का यही हुलिया बयान किया है। तुम इस चालबाज शख्स के बारे में क्या सोच रहे हो? मुझे लगता है कि मैंने इस बंदे को कहीं देखा है, इरशाद ने इंकिशाफ अंगेज लहजे में जवाब दिया, मगर याद नहीं आ रहा कहाँ। उधर लाहौर ही में या गुजरानवाला में कहीं देखा है, मैंने इस्तफसार किया। मैं यकीन से नहीं बता सकता थानेदार साहब, वो बोला। जब सुधीर इस बंदे के बारे में बता रहा था तो मुझे इस वक्त ऐसा महसूस होने लगा था कि मैंने इस कदकाठ और हुलिये के बंदे को कहीं देखा है, मगर बावजूद कोशिश के भी मैं अभी तक ये याद नहीं कर पाया कि उसे कहाँ देखा है। तुम उसको याद करने की कोशिश को मुसलसल जारी रखो, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। जब किसी इंसान के पेट में चूहे दौड़ रहे हों तो इस इंसान की अकल दिमाग से निकलकर घुटनों और टखनों में जा सकती है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। आपने मेरे मसले को पकड़ लिया है। किसी भी मसले को पकड़ लेना काफ़ी नहीं होता इरशाद, मैंने गहरी संजीदगी से कहा।
इस मसले का हल निकालना भी ज़रूरी होता है और मैंने तुम्हारे मसले का हल जामे सोच लिया है। वो क्या जी? इरशाद ने इज़्तिरारी लहजे में इस्तफसार किया। इसी वक्त हमारी कार भाटी गेट पहुंच गई। मलिक साहब, अली मोहम्मद ने मुझसे मुखातिब होते हुए एक सिमत इशारा किया और मोतदिल अंदाज में बताया, वो रहा जनाब प्रोफेसर उल्वी का आस्ताना। कार को आप साइड में रोक दें, मैंने अली मोहम्मद से कहा और उसने मेरे हुक्म की तामील कर दी। अली मोहम्मद, मैं अकेला ही प्रोफेसर के आस्थाने पे जा रहा हूँ, मैंने कहा। इस दौरान में आपने 2 काम करने हैं। वो हमतन गोश होते हुए बोला, जी मलिक साहब हुक्म करें। यहाँ नज़दीकी एक वली कामिल हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी का मज़ार है, जो उर्फ़ आम में दाता दरबार कहलाता है और यहाँ के मुर्ग छोले बहुत मशहूर हैं, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। आप दोनों वहाँ जाकर खाना खाएं, ये हो गया पहला काम। और दूसरा काम? लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक आसूदा सांस खारिज की और फिर बोला, खाना खाने के बाद आपने इरशाद को यादगार चौक लेकर जाना है और वहाँ से इसे गुजरानवाला जाने वाली किसी भी बस पर सवार करना है। अलावाज़ी, इरशाद के टिकट के पैसे आप ही ने अदा करने हैं। आप मेरी बात समझ गए ना? बिल्कुल समझ गया जनाब, वो बोला। आप जैसा चाहते हैं वैसा हो जाएगा, मगर मैं आपके साथ खाना खाने के बारे में सोच रहा था। मेरे साथ खाना खाने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, मैंने कहा। ठीक है, मैं इंतज़ार कर लूँगा, वो फर्माबरदारी से बोला। तो फिर आप जाकर वो काम निपटा लें जो मैंने आपको बताया है, मैंने हतमी अंदाज में कहा। इस दौरान में मैं प्रोफेसर उल्वी से मुलाकात कर लेता हूँ। थानेदार साहब, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? इरशाद ने हिचकिचाहट आमेज़ अंदाज में मुझसे पूछा। नहीं तो, मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। क्यों, क्या हुआ? मैं आपके साथ आया था और आप मुझे अकेले ही वापस भेज रहे हैं, उसने कहा। इससे मुझे लगा कि शायद आप मुझसे खफा हो गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है इरशाद, मैंने उसकी तसल्ली की खातिर कहा। तुम्हें जल्दी वापस भेजने का मेरा एक ख़ास मकसद है। तुम्हारा जहन इस वक्त नकली इरशाद में उलझा हुआ है। तुम इस बहरूपिये के बारे में सोच रहे हो कि वो तुम्हें कब और कहाँ नजर आया था, और मैं तुम्हें इस नेक काम को जल्द से जल्द करने का मौका फराहम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बुजुर्गों से सुन रखा है कि 3 कामों के दौरान में भूली बिसरी चीज़ें खुद ब खुद याद आने लगती हैं। अव्वल इबादत, दोयम रफ़े हाजित, सोयम सफ़र। तुम लाहौर से गुजरानवाला तक के सफ़र में इस बहरूपिये के बारे में सोचोगे तो वो तुम्हें याद आ जाएगा। तुम कल किसी वक्त थाने आकर मुझे बता देना कि इस तजुर्बे का क्या नतीजा निकला। उसने उस बात में गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। मैं नीली फ्यार्ड से नीचे उतर गया। अली मोहम्मद ने कार आगे बढ़ा दी। सुधीर ने धोखेबाज इरशाद की शख्सियत के हवाले से जो कुछ बताया था, इसकी तफ्तीशी मामलात में बहुत ज़्यादा अहमियत थी, और ये अहमियत इस वक्त मेरी निगाह में हज़ारों गुना बढ़ गई थी जब असली इरशाद ने अपने महसूसात का मुझसे इजहार किया था। अगर इसे ऐसा लग रहा था कि सुधीर के बयान करदा बंदे को उसने कहीं देख रखा है, तो यकीनन बार बार कोशिश करने से उसकी याददाश्त में कोई मुफीद और मुस्बित बात आ सकती थी। अगर मर्द मज़कूर मेरे हाथ एक बार लग जाता तो मैं इसकी ज़ुबान खुलवाने के बाद इस केस को चुटकी बजाते ही हल कर सकता था। इस ज़माने में भाटी गेट नामी इलाके में आवाम की तफरीह के 2 ही मराकज़ हुआ करते थे। नंबर 1 पाकिस्तान टॉकीज़, नंबर 2 मलिक थिएटर। इसके अलावा थोड़े फासले पर बाज़ार हुस्न भी वाक़ था, मगर इधर का रुख मखसूस मिजाज और कुमाश के अफराद ही किया करते थे। आम पब्लिक का रुझान पाकिस्तान टॉकीज़ और मलिक थिएटर ही की तरफ था। उनकी नज़र में बाज़ार हुस्न के बारे में सोचना भी किसी गुनाह बेलज़्ज़त से कम नहीं था। प्रोफेसर उल्वी का आस्थाना मलिक थिएटर के बगल में वाक़ था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो प्रोफेसर उल्वी अपने आस्थाने में अकेला ही बैठा हुआ था। मैं इस वक्त चूँकि अवामी लिबास में था, इसलिए वो मुझे कोई साइल ही समझा। मैं उसके सामने जाकर बैठा तो उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ तो बताओ, तुम्हें कौन सी परेशानी यहाँ खींच कर लेकर आई है? प्रोफेसर उल्वी का आस्ताना रवायती आस्थानों के मानंद फर्शी नशिस्त का हामिल नहीं था, बल्कि इसने इसे एक ऑफिस की तरह मेज़ कुर्सी वगैरह से सेट कर रखा था। एक कुर्सी पर वो खुद बराए जमान था और 2 कुर्सियां साइलिन के लिए मेज़ की दूसरी जानिब रखी हुई थीं, जिनमें से एक पर इस वक्त मैं प्रोफेसर के रूबरू बैठा हुआ था। मुझसे सवाल करने के बाद उसने हिसाब किताब की गर्ज से कागज़ कलम संभाल लिया। मेरा एक दोस्त अचानक गुम हो गया है, मैंने उसके इस्तफसार के जवाब में कहा। बस यही परेशानी है मेरी। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दोस्त का अता पता लगाएं। तुम्हारा दोस्त कब से लापता है?
اس نے کاغذ پر قلم چلاتے ہوئے پوچھا۔ 8 فروری کی صبح سے میں نے بتایا۔ اوہ، تو اس واقعے کو 1 ہفتہ گزر گیا ہے، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم نے اپنے دوست کو کہاں کہاں تلاش کیا ہے؟ ہر جگہ، میں نے گول مول جواب دیا۔ تھانے میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کرائی ہے، مگر ابھی تک کوئی مثبت جواب سننے کو نہیں ملی۔ یہ پولیس والے کسی کام کے نہیں ہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولا اور کہنے لگا، خیر، اب تم بالکل ٹھیک جگہ پر آ گئے ہو۔ تمہارا وہ لاپتہ دوست جہاں کہیں بھی ہوگا، میں اسے 24 گھنٹے کے اندر ڈھونڈ نکالوں گا۔ آپ کو تو پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کر لینا چاہیے پروفیسر صاحب۔ آپ کے علم کی بدولت ان کے بہت سے پیچیدہ کیسز چٹکی بجاتے میں حل ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر معتدل انداز میں کہا، اب یہی دیکھ لیں، جو کام وہ لوگ 8 دن میں نہیں کر سکے، وہ آپ آئندہ 24 گھنٹے میں کرنے والے ہیں۔ خیر سے؟ اس نے شک بھری نظر سے مجھے گھورا اور روکھے لہجے میں دریافت کیا، کیا تمہیں میری صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں ہے؟ اگر بھروسہ نہ ہوتا تو میں آپ کے پاس چل کر نہ آتا، میں نے اسے بانس پر چڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ لاہور شہر کے جانے پہچانے اور مانے ہوئے عامل کامل ہیں پروفیسر صاحب، ہر قسم کی کاٹ اور لوٹ پلٹ کے ماہر۔ پھر میں نے سچ کے اندر جھوٹ کا تڑکا لگاتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، میرے ایک رشتہ دار قدیر ہے جو گڑیچاؤں میں رہتا ہے، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں جو آپ نہ کر سکیں، اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں پروفیسر صاحب۔ اوہ، ٹھیک۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میری وضاحت نے اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات سجا دیے تھے۔ وہ پھر گویا ہوا، تمہارے گمشدہ دوست کا نام بم والدہ؟ میں والدہ؟ میں نے مصنوعی الجھن کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے دوست اور اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ اس کا پتہ لگانے کے لیے مجھے ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو اپنے دوست کا نام تو بتا سکتا ہوں، مگر اس کی ماں کا نام مجھے معلوم نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس کی ماں کا نام ضرور جانتے ہوں گے۔ میرے آخری جملے نے پروفیسر الوی کو چونکا دیا اور اس نے کڑے لہجے میں استفسار کیا، تمہیں ایسا یقین کیوں ہے؟ مجھے اس بندے کی ماں کا نام کیسے معلوم ہوگا؟ اس لیے کہ، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں جواب دیا، میرا وہ دوست آپ کا گہرا عقیدت مند ہے اور آپ کے پاس آیا کرتا تھا۔ کون؟ وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ میاں نذیر کی، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ میاں مکینیکل ورکس، برانڈ ووڈ روڈ، لاہور والے میاں صاحب۔ اوہ، تو تم میاں صاحب کے دوست ہو؟ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، میں ہر اس شخص کا دوست، مددگار اور خیر خواہ ہوں جو کسی بھی قسم کی مصیبت میں گھرا ہوا ہو، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا نام صفدر حیات ہے، میں ضلع گجرانوالہ کے ایک تھانے کا انچارج ہوں، اور میاں نذیر کی گمشدگی والے کیس کی تفتیش کے سلسلے میں مجھے گجرانوالہ سے لاہور آنا پڑا ہے۔ امید ہے کہ آپ میری آمد کا مقصد وضاحت کے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے۔ میری اصلیت کا پتہ چلتے ہی وہ پٹری پر آ گیا۔ اس نے میرے انکار کے باوجود بھی ضد کر کے لائٹ ریفریشمنٹ کا بندوبست کر دیا اور میاں نذیر کے حوالے سے مجھے بتانے لگا۔ مجھے میاں صاحب کی گمشدگی کے بارے میں ان کی بیوی نرگس نے بتایا تھا، اس نے کہا۔ وہ اکثر میرے پاس آیا کرتے تھے اور مجھے بہت مانتے تھے۔ میں بھی ان کے لیے سخت پریشان ہوں، پتہ نہیں ادھر گجرانوالہ میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے سدھیر سے ہونے والی ملاقات اور 50 ایکڑ زرعی اراضی کے جعلی کاغذات وغیرہ کے بارے میں پروفیسر کو بتانا ضروری نہ سمجھا اور قدرے تیکھے لہجے میں کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ میاں صاحب نے آپ ہی کے مشورے پر گجرانوالہ کے نواحی علاقے قلعہ دیدار سنگھ میں پھلوں کے باغات لگانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس سلسلے میں آپ کے وہاں کے چودھری حق نواز سے 50 ایکڑ زمین بھی خرید لی تھی۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے سادہ سے لہجے میں کہا، کون سی بات؟ یہی کہ میاں صاحب نے میرے مشورے پر وہ زمین خریدی تھی۔ کسی نے بھی بتایا ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اس سے چیزوں کے معنی بدل جاتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے، آپ اپنی زبان سے بیان کر دیں پروفیسر صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ آپ کی طرح میں بھی اپنے دل میں میاں صاحب کے لیے ہمدردی اور مدد کے جذبات رکھتا ہوں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ جب میاں صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ قلعہ دیدار سنگھ میں پھلوں کے باغات لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو میں نے دو ٹوک انداز میں ان سے کہہ دیا تھا کہ دکانداری کی بنسبت کھیتی باڑی اور زراعت زیادہ منافع بخش
اور عزت والا پیشہ ہے۔ اگر آپ نے پھلوں کے باغات لگانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر لاہور کے گرد و نواح میں زمین دیکھیں، اتنی دور قلعہ دیدار سنگھ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میری اس بات کے جواب میں انہوں نے کہا کہ چودھری حق نواز سے میری دوستی ہو گئی ہے اور میں نے باغات کے لیے زمین پسند بھی کر لی ہے۔ آپ بس اتنا بتا دیں کہ اس کام میں مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں۔ میں نے کہہ دیا کہ اگر آپ نے اپنی علت سے جان نہیں چھڑائی تو نقصان کے زیادہ امکانات ہیں۔ میری زبان سے یہ کڑوا سچ سن کر وہ چیں بجبیں ہوئے، پھر موضوع بدل کر دوسری باتیں کرنے لگے تھے۔ آپ نے ابھی میاں صاحب کی کسی علت کا ذکر کیا ہے؟ اس کی بات مکمل ہونے پر میں نے کہا، میں اس بارے میں جاننا چاہوں گا۔ میاں صاحب جوا کھیلنے کے شوقین تھے، پروفیسر الوی نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ وہ باتوں ہی باتوں میں ذکر کر چکے تھے کہ چودھری حق نواز کے ڈیرے پر بڑے پیمانے کا جوا بھی ہوتا ہے اور انہوں نے 50 ایکڑ زمین کی جو قیمت ادا کی ہے، اس میں سے زیادہ رقم انہوں نے چودھری کے ڈیرے پر ہی جیتی تھی۔ میاں صاحب کی یہ بات سن کر میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں اور میں نے کوئی حساب لگائے بغیر ہی یہ جان لیا تھا کہ چودھری حق نواز کوئی پرانا اور تجربے کار کھلاڑی ہے۔ اس نے میاں صاحب کو شکار کرنے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا ہے اور دیکھ لیں، میں نے کچھ غلط اندازہ نہیں لگایا تھا۔ میاں صاحب، 50 ایکڑ زمین، سب کچھ غائب ہو چکا ہے۔ جب آپ کی پچھلی 7ویں اور 8ویں حص نے آپ کو بتا دیا تھا کہ قلعہ دیدار سنگھ میں میاں نذیر کے خلاف کوئی گھناؤنی سازش کی جا رہی ہے تو آپ نے اپنے عقیدت مند دوست کو اس خطرے سے آگاہ کیوں نہیں کیا تھا؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس موقع پر میاں صاحب کو سمجھانا آپ کا فرض بنتا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ شاکی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے اپنا یہ فرض ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر یہ بات آپ بھی مانتے ہیں کہ جوا، شراب اور زنا کی عادت ایسی ہیں کہ ان میں مبتلا شخص کسی خیر خواہ کی نصیحت پر کان نہیں دھرتا۔ جب میں نے زیادہ سمجھانے کی کوشش کی تو میاں صاحب نے میرے پاس آنا ہی چھوڑ دیا۔ پھر ایک روز ان کی بیوی کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ وہ پراسرار طور پر کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ مقصود مغل اور احسان اللہ بھی میاں صاحب کے لیے بہت فکر مند ہیں۔ یہ مقصود مغل اور احسان اللہ کون ہیں؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ میاں صاحب کے پرانے جواری ساتھی، پروفیسر الوی نے ڈرامائی انداز میں جواب دیا۔ مقصود مغل لکشمی چوک میں رہتا ہے اور احسان اللہ کی رہائش لوہاری گیٹ کی طرف ہے۔ یہ سب لوگ ہفتے میں ایک بار مل بیٹھ کر جوا کھیلتے تھے۔ انہوں نے بھی میاں صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ لگ بھگ 6 ماہ سے انہوں نے مقصود اور احسان کے ساتھ ایک بھی بازی نہیں کھیلی تھی۔ انہیں جیسے ہی وقت ملتا وہ سیدھے چودھری حق نواز کے پاس قلعہ دیدار سنگھ پہنچ جاتے تھے۔ آخری بار جب وہ گئے تو پھر واپس ہی نہیں آئے۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، میں نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں دوبارہ بھی آپ کے پاس آؤں گا۔ میری خواہش ہے کہ آپ جلد از جلد میاں صاحب کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں۔ وہ بھی میری تقلید میں کھڑا ہو گیا۔ میں آپ کی اس خواہش کو ضرور پورا کروں گا، میں نے کہا اور پروفیسر سے مصافحہ کر کے اس کے آستانے سے باہر نکل آیا۔ نیلی فیاٹ میری منتظر تھی۔ میں نے پیسنجر سیٹ پر بیٹھنے کے بعد علی محمد سے کہا، کیا آپ نے ارشاد کو روانہ کر دیا؟ جی ملک صاحب، وہ گاڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ بس پر سوار کرانے سے پہلے میں نے اسے اچھا خاصا ٹائٹ کھانا بھی کھلا دیا ہے اور اب ہماری باری ہے۔ کیسی باری؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ کھانے کی باری جناب، وہ معتدل انداز میں بولا۔ 3 سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے، بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے۔ پہلے میاں نذیر کی بیوی نرگس سے بات نہ کر لیں؟ اس کے بعد اطمینان سے کہیں بیٹھ کر پیٹ پوجا کریں گے، میں نے کہا۔ مجھے آج ہی واپس گجرانوالہ بھی جانا ہے اور مغرب کے بعد کوئی بس یا ویگن نہیں ملے گی۔ کھانا تو کسی بھی وقت کھایا جا سکتا ہے مگر نرگس سے ملاقات زیادہ ضروری ہے۔ میں نے 50 ایکڑ زمین کے بوگس کاغذات بھی اس کے حوالے کرنا ہے۔ آپ کے یہ سارے کام اپنے وقت پر ہو جائیں گے ملک صاحب، وہ پرے اعتماد لہجے میں بولا۔ بھاٹی گیٹ سے اردو بازار زیادہ دور نہیں ہے، میں آپ کو اپنی دکان پر لے کر جا رہا ہوں۔ ہم وہیں بیٹھ کر تسلی سے کھانا کھائیں گے، اس کے بعد شادمان کالونی کا رخ کریں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اگر آپ کو واپسی کے لیے کوئی سواری نہ ملی تو میں اسی کار میں آپ کو گجرانوالہ چھوڑ کر آؤں گا۔ علی محمد کی اس پرخلوص کوشش کو میں ٹھکرا نہ سکا اور اسے شرف میزبانی بخشنے کے لیے میں اس کی دکان کی طرف جانے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ دوران سفر اس نے مجھ سے پوچھا، پروفیسر الوی سے کوئی کام کی بات معلوم ہوئی؟
جواب میں نے اسے میاں نذیر کی جوئے کی لت کے بارے میں بتایا۔ وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، ہاں میں یہ بات جانتا ہوں۔ میں نرگس بھابھی کو اپنے ساتھ لے کر مقصود مغل اور احسان اللہ سے ملنے بھی گیا تھا۔ پروفیسر الوی نے آپ کو جو کچھ بتایا وہ غلط نہیں ہے۔ میاں صاحب نے جب سے قلعہ دیدار سنگھ کا رخ کیا تھا اور جانا شروع کیا تھا تو اپنے پرانے دوستوں کو جیسے بھول ہی گئے تھے۔ وہ دونوں بھی میاں صاحب کی گمشدگی پر بہت پریشان ہیں۔ آپ کو جب میاں صاحب کی جوئے والی لت کا علم تھا تو آپ نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ میں نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ باخدا اس میں میرا کسی ارادے یا بدنیتی کا دخل نہیں ہے ملک صاحب، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا، بس مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ میاں صاحب کی اچانک گمشدگی نے مجھے ذہنی طور پر خاصا منتشر کر دیا تھا۔ میرا زیادہ دھیان ان کی بازیابی پر لگا ہوا تھا، بس یہ بات ذہن سے اسی لیے نکل گئی۔ خیر ہے، جب انسان کا ذہن بیک وقت مختلف دشاؤں میں نبرد آزما ہو تو ایسی گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ کو اس حوالے سے معذرت پیش کرنے یا کسی قسم کے ذہنی دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے میرے دل و دماغ کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے ملک صاحب، وہ ایک آسودہ سانس خارج کرتے ہوئے تشکرانہ انداز میں بولا، آپ ایک عظیم انسان ہیں۔ میں نے علی محمد کی بات کے جواب میں کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور میں نے چپ سادھ لی۔ رات کو میں کافی دیر سے سویا تھا مگر صبح عادت کے مطابق وقت روزمرہ پر میری آنکھ کھل گئی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے ناشتہ کیا اور تیار ہو کر تھانے آ گیا۔ میرے جلدی آنے کی وجہ سے تھانے کا اسٹاف بھی خاصا مستعد اور چاق و چوبند رہتا تھا۔ میں نے حوالدار مرید حسین کو ضروری ہدایات دیں اور کانسٹیبل سلطان علی کو اپنے ساتھ لے کر قلعہ دیدار سنگھ کی جانب روانہ ہو گیا۔ گزشتہ روز گمشدہ میاں نذیر کی بیوی نرگس سے بہت ہی مختصر ملاقات ہو پائی تھی۔ نرگس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے اسے 50 ایکڑ زمین کے جعلی کاغذات دینے کے بعد الف سے لے کر یہ تک تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا تو وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد گلوگیر آواز میں بولی تھی، تھانے دار صاحب، کسی بھی طرح کوشش کر کے آپ میاں صاحب کو ڈھونڈ نکالیں۔ اب تو آپ کو دو پکے اشارے بھی مل گئے ہیں، ایک وہ بہروپیہ ارشاد جو چودھری حق نواز کا بندہ بن کر میاں صاحب سے ملتا رہا ہے، اور آپ کے علاقے کا کوئی ایسا زمیندار جو اپنے ڈیرے پر جوا کراتا ہو۔ پروفیسر الوی نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی، جوا کھیلنا میاں صاحب کا شوق ہے۔ ان کے ایک دم غائب ہو جانے کے بعد میں ان کے پرانے جواری ساتھیوں احسان اللہ اور مقصود مغل سے بھی جا کر ملی تھی، لیکن وہ بیچارے دونوں بھی بہت پریشان ہیں میاں صاحب کی گمشدگی کو لے کر۔ یہ ماننا پڑے گا کہ نرگس خاصی عقل مند عورت تھی۔ اس نے میاں نذیر کی بازیابی کے حوالے سے جن اشاروں کا ذکر کیا تھا وہ ایک طرح سے میری سوچ کی عکاسی کرتے تھے۔ ان لمحات میں بھی انہی خطوط پر فوکس کیے ہوئے تھا۔ میں بڑے بھرپور انداز میں نرگس کو تسلی دے کر اس کی کوٹھی سے نکل آیا تھا۔ وہ عالیشان کوٹھی نہر کے کنارے پر واقع شادمان کالونی میں تھی۔ نرگس ایک تعلیم یافتہ اور رکھ رکھاؤ والی 30 سالہ خاتون تھی۔ وہ میاں نذیر کی دوسری بیوی تھی۔ پہلی بیوی صفیہ کا لگ بھگ 3 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ میں چونکہ نرگس کی طرف سے جلدی فارغ ہو گیا تھا لہٰذا علی محمد کو مجھے گجرانوالہ چھوڑنے کی زحمت نہیں اٹھانا پڑی تھی۔ میں لاہور سے گجرانوالہ آنے والی آخری بس میں سوار ہو کر تھانے آ گیا تھا۔ چودھری حق نواز نے بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا اور مجھے اپنے ساتھ حویلی کے اندرونی حصے میں لے گیا۔ پھر ہم آمنے سامنے بیٹھ چکے تو اس نے اضطراری لہجے میں کہا، ملک صاحب، اچھا ہوا آپ آ گئے۔ میں آج آپ ہی کی طرف آنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، جس میں ایک گھنٹے میں بس میں حویلی سے نکلنے ہی والا تھا۔ آپ کے چہرے کی چمک سے تو لگ رہا ہے کہ آپ مجھے کوئی خاص بات بتانے والے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، آپ کو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے جناب، وہ جوشیلے لہجے میں بولا۔ میں پہلے آپ کی خاطر تواضع کا بندوبست کر لوں، پھر سکون سے بات کرتے ہیں۔ پھر میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ ایک ملازم کو بلا کر احکامات صادر کرنے لگا۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد میرے سامنے میز پر انواع و اقسام کی نعمتیں سج چکی تھیں، جس میں خاطر خواہ رزق کو تعظیم دیتے ہوئے میں نے چودھری سے کہا، آپ بتائیں وہ کون سی خاص بات ہے؟ آپ نے میرے ملازم کو سوچنے اور یاد کرنے کے کام پر لگا دیا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس اللہ کے بندے نے بھوک پیاس اور نیند کو تیاگ کر آخرکار کامیابی حاصل کر ہی لی ہے۔ آپ ارشاد کی بات کر رہے ہیں؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ کیا ارشاد کو یاد آ گیا ہے کہ وہ بندہ
उसे कब और कहाँ दिखाई दिया था जो इरशाद बनकर गुमशुदा मियां नसीर को धोखा दे रहा था? जी बिल्कुल, मैं इसी बंदे की बात कर रहा हूँ, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। उसका नाम परवेज है और लोग उसे पेजा कहकर पुकारते हैं और उसकी रिहाइश चंदा किले में है। चंदा किला लाहौर से गुजरानवाला आते हुए गुजरानवाला की हुदूद के आगाज पर वाक़ था। इसके बाद नहर अपर चनाब थी। नहर को अबूर करने के बाद कमोबेश 1.5 मील की दूरी पर मेरा थाना था। चंदा किला नामी वो गांव जीटी रोड की दोनों जानिब फैला हुआ था। जी जी, मैं इसी गांव का जिक्र कर रहा हूँ, चौधरी ने रसानियत भरे लहजे में जवाब दिया। चौधरी साहब, ये परवेज उर्फ पेजा लाहौर जाकर मियां नसीर की दुकान पर खुद को आपका मुलाजिम इरशाद बताता रहा है। मैंने चौधरी हक नवाज के चेहरे पर निगाह जमा कर मोतदिल अंदाज में कहा, गोया उसने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत आपके खिलाफ एक खतरनाक साजिश की है। आखिर इसे आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, चौधरी ने मुतसब्सब अंदाज में कहा। इस इलाके का चौधरी फरीद अहमद है और फरीद अहमद से हमारी करीबी रिश्तेदारी है। फरीद अहमद मेरे छोटे भाई अली नवाज का साला है। इसकी अकलौती बहन नादरा से अली नवाज की शादी हुई थी। ये ठीक है कि नादरा मुझे और मेरे बीवी बच्चों को पसंद नहीं करती, लेकिन फरीद अहमद के साथ हमेशा मेरे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। इसके इलाके में बसने वाला एक मामूली सा इंसान मेरे खिलाफ ऐसी घिनौनी साजिश कैसे कर सकता है? कैसे, क्यों और कहाँ? इन अल्फाज के मुफस्सिल जवाब हासिल करने की साइंस है मेरे पास। मैं पेजा को आज ही गिरफ्तार करके अपने थाने के ट्रायल रूम में पहुंचाता हूं और इसकी जबान बहते पानी के मानिंद रवां हो जाएगी, मैंने ठोस अंदाज में कहा। इससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। उम्मीद है कि आप मेरे हर सवाल का सीधा और खरा जवाब देंगे। बेशक दूंगा, वो चटानी लहजे में बोला। आप पूछिए। मैंने पूछा, क्या आपको जुआ खेलने का शौक है? हरगिज़ नहीं, वो पूरी कतईयत से बोला। मैंने कभी ये काम नहीं किया। क्या आपके डेरे पर ऐसा कोई काम होता है? उसने शिद्दत से नफी में सर हिलाया। अपने भाई अली नवाज के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने पूछा। वो उलझनज़दा लहजे में बोला, मैं समझा नहीं मलिक साहब। मतलब ये कि अली नवाज को जुआ खेलने की आदत है, मैंने वजाहत करते हुए कहा, और वो अपने डेरे पर जुआ कराता है। मलिक साहब, अब्बा जी की ज़िंदगी में हम दोनों भाई इसी हवेली में एक साथ मिलकर रहा करते थे। वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला। इस दौरान में मैंने कभी अली नवाज में इस किस्म का कोई ऐब नहीं देखा। 3 साल पहले अब्बा जी फौत हो गए थे। इसके बाद अली नवाज ने अपनी बीवी की जिद से मजबूर होकर बंटवारे का मुतालबा किया और जब मेरे समझाने के बावजूद भी वो इसी बात पर अड़ा रहा कि हम दोनों भाई एक जगह नहीं रह सकते, तो ना चाहते हुए भी मुझे ये कड़वा घूंट पीना भी पड़ा। अब हम दोनों अलग हैं। अगर हमारे दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं तो खुदा न खास्ता दुश्मनी वाली बात भी कोई नहीं। मेरी मालूमात के मुताबिक अली नवाज खुद जुआ खेलता है और ना ही इसके डेरे पर ऐसी कोई सरगर्मी होती है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने अपनी सांस संवार की, फिर मुझसे पूछा, मलिक साहब, मैं जानना चाहूँगा कि इस केस में जुआ कहाँ से आन टपका? क्या इसका मियां नसीर की गुमशुदगी से कोई ताल्लुक वास्ता है? बहुत गहरा ताल्लुक और निहायती अहम वास्ता है चौधरी साहब, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। मियां नसीर ने जिस किला दीदार सिंह में 50 एकड़ ज़मीन बागात के लिए ख़रीदी थी, वहाँ के चौधरी हक नवाज अपने डेरे पर जुआ कराते हैं, जहाँ मियां नसीर ने अच्छी खासी रकम जीती भी थी। मैंने अपने जवाब में कई एक अल्फाज पर जोर दिया था। मेरे खामोश होने पर वो मायना खेज अंदाज में बोला, सारी बात समझ में आ गई मलिक साहब। मेरी साख को बट्टा लगाने और मुझे 50 एकड़ अराजी की जाली फरोख्त में मुलविस करने के लिए किसी चालबाज शख्स ने ये साजिशी खेल रचाया है। जब ये बात आपकी समझ में आ गई है तो फिर अंदाज़ा लगाएं, आपसे इस किस्म की दुश्मनी कौन कर सकता है? मैंने चौधरी की आंखों में देखते हुए कहा। यकीनन परवेज और पिजा के पीछे कोई बहुत ही शातिर और ताकतवर शख्स छुपा हुआ है। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ मलिक साहब, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि मेरा ध्यान किसी की तरफ नहीं जा रहा। आप अपने दिमाग पर ज़्यादा दबाव न डालें चौधरी साहब, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। आपके दुश्मन को तलाश करना मेरा काम है। आप बस मुझे इतना बता दें कि आले दुआले के गांव में कौन ऐसा ताकतवर इंसान है
जो जमींदार भी हो और उससे जुए वगैरह का न सिर्फ शौक हो बल्कि वो अपने डेरे पर इसका एहतमाम भी करता हो। चौधरी फरीद अहमद के बड़े बेटे चौधरी एहसान को जुए की लत है, उसने बताया। एहसान की उम्र 30 के करीब है और वो अपने हम कुमाश लोगों के साथ डेरे पर ऐसी तफरीहात करता रहता है। हम किला दीदार सिंह की जगह चंदा किला और चौधरी हक नवाज की जगह चौधरी एहसान अहमद को रखकर आगे बढ़ते हैं, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। इस हिसाब से बेचारा इरशाद बनकर पेजा मियाँ नज़ीर से मिलता रहा और फिर मियाँ नज़ीर को चौधरी हक नवाज की हैसियत में चौधरी एहसान से मिलवा दिया। चौधरी एहसान ने चौधरी हक नवाज बनकर अपना आपकी फर्जी शनाख्त अपनाई और 50 एकड़ आपकी कानूनी ज़रई अराजी को मियाँ नज़ीर के हाथ जाली दस्तावेजात बनाकर फरोख्त कर दिया। अगर यहाँ तक मेरी ये थ्योरी दुरुस्त साबित हुई तो फिर मियाँ नज़ीर का सुराग लगाने में मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपनी बात मुकम्मल करते ही मैं उठकर खड़ा हो गया। आप कहाँ जा रहे हैं मलिक साहब? चौधरी ने इज़्तिरारी लहजे में पूछा। पेजा को गिरफ्तार करने, मैंने पुरअज़्म लहजे में कहा, और इस मकसद के लिए मुझे आपके मुलाजिम इरशाद की ज़रूरत पेश आएगी क्योंकि वो पेजा को पहचानता है। मैं और मेरे तमाम मुलाजमीन आपसे हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं। वो गहरी संजीदगी से बोला। हमने हमेशा हक का साथ दिया है। मेरी ख्वाहिश है कि मियाँ नज़ीर के साथ होने वाली ज़्यादती का भी इजाला हो और मैं भी ये जान सकूं कि मेरा दुश्मन कौन है और क्यों है। ऐसा ही होगा चौधरी साहब, मैंने ठोस अंदाज में कहा। वह एहतराम भरी नज़र से मुझे देखने लगा और मैं हवेली से थाने रवाना हो गया। पेजा की गिरफ्तारी के लिए मैंने एक खास हिकमत अमली से काम लिया। मैं नहीं चाहता था कि वो किसी छोटी सी गलती की वजह से हमारे हाथ से निकल जाए। इस काम के लिए हमने इरशाद के एक दोस्त का इस्तेमाल किया। खालिद नामी वो शख्स किसी बहाने पेजा को गांव से बाहर जीटी रोड तक लेकर आया था, जहां दरख्तों के एक झुंड में मैं इसके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। आजकल भी जीटी रोड की दोनों जानिब आपको कदावर दरख्तों की एक कभी न ख़त्म होने वाली कतारें देखने को मिलेंगी, लेकिन इस ज़माने में दरख्तों की बहुतात किसी जंगल का समा पेश करती थी, इसलिए छुपना बहुत आसान हुआ करता था। जब पुलिस अपने मतलूबा मुजरिम पर पक्का हाथ डाले तो फिर इसकी ज़बान खुलवाने में किसी दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। मैंने पेजा को लगभग मगरिब के वक्त हवलदार मुरीद हुसैन के सुपुर्द किया था। ठीक 2 घंटे के बाद हवलदार ने आकर मुझे बताया कि उसने टेप रिकॉर्डर की मरम्मत कर दी है। मैं जब चाहूँ इसे बजा सकता हूँ। ठीक है, ले आओ इसे मेरे पास, मैं भी तो देखूं कि इसमें से किस दर्जे का सुर संगीत खारिज हो रहा है। हवलदार अच्छा जी कहते हुए मेरे कमरे से निकल गया। 2 घंटे में मुरीद हुसैन ने पेजा की ऐसी हालत बना दी थी जैसे वो कई रोज से पुलिस की तहवील में जेर तफ्तीश रहा हो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में कहा, देखो पेजा, हवलदार जिद कर रहा है कि मैं आज की पूरी रात तुम्हें उसके रहमो करम पर छोड़ दूं। सुबह तक वो तुम्हारे अंदर से एक एक बात खोद कर निकाल लेगा। अगर मैं सुबह तक जिंदा रहूंगा तब ना। वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही फरियादी लहजे में बोला, आपका ये हवलदार किसी कस्साब से कम खतरनाक और बेरहम नहीं है। हाँ, वो ऐसा ही जल्लाद है। इसके कब्जे में आया हुआ बंदा मौत की दुआएं मांगने पर मजबूर हो जाता है। मैंने पेजा के डर में इजाफा करने की गर्ज से कहा, मैंने तुम पर खामखा मेहरबानी नहीं की, इसके बदले में मुझे तुम्हारा दयानतदाराना ताउन चाहिए। पेजा को मेरे कमरे में पहुंचाने के बाद मुरीद हुसैन वापस चला गया था, इसलिए पेजा ने हवलदार के खिलाफ जबान खोलने की जुर्रत भी की थी। वो मेरी बात के जवाब में मिन्नत रेज लहजे में बोला, थानेदार साहब, मैं आपसे हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ, बस आपने मुझे हवलदार के पास नहीं भेजना। आप जो भी पूछेंगे मैं सोलाने सच ही कहूँगा। देखता हूँ कि तुम अपने वादे में कितने सच्चे हो, मैंने उसके चेहरे पर निगाह गाड़ते हुए कहा। फिर पूछा, तुम चौधरी हक नवाज के मुलाजिम इरशाद की हैसियत से लाहौर वाले मियाँ नज़ीर को क्यों मिलते रहे हो और क्यों बेवकूफ़ बनाते रहे हो? मुझे बताओ, तुम्हारी चौधरी हक नवाज या मियाँ नज़ीर से क्या दुश्मनी थी? कोई नहीं थी, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा। मैं तो बस हुक्म का गुलाम हूँ थानेदार साहब। तुम किसके हुक्म के गुलाम हो? छोटे चौधरी साहब का जनाब, उसने बताया। छोटे चौधरी मतलब चौधरी अली नवाज? मैंने तेज लहजे में दरियाफ्त किया। नहीं सरकार, मैं चौधरी एहसान साहब की बात कर रहा हूँ, वो वजाहत करते हुए बोला। ओह, तुम चौधरी फरीद अहमद के बड़े बेटे एहसान अहमद का जिक्र कर रहे हो, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा और पूछा, चौधरी एहसान को मियाँ नज़ीर या चौधरी हक नवाज से क्या तकलीफ थी? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता थानेदार साहब,
वो बेबसी से बोला, मुझसे चौधरी एहसान ने जो कहा वो मैंने कर दिया, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। तुम ये तो तस्लीम करते हो ना कि इरशाद का नाम इस्तेमाल करके तुमने मियाँ नज़ीर से दोस्ती की, फिर इसे बहला फुसलाकर चंद अकेला ले आए और चौधरी एहसान से मिलवाकर मियाँ की चौधरी से दोस्ती करवा दी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मियाँ नज़ीर को बताया कि ये इलाका किला दीदार सिंह है और चौधरी एहसान को तुमने चौधरी हक नवाज की हैसियत में मियाँ नज़ीर से मुतारिफ कराया था। जी मैं मानता हूँ, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता और ये सब भी मैंने छोटे चौधरी के कहने पर किया है। क्या तुम जानते हो कि चौधरी एहसान ने चौधरी हक नवाज बनकर मियाँ नज़ीर से 50,000 रुपये हथिया कर 50 एकड़ ज़मीन के जाली कागजात उसे थमा दिए थे? मैंने सपाट आवाज़ में पूछा। और 8 फरवरी को जो मियाँ नज़ीर यहाँ आया तो इसके बाद पलटकर वापस लाहौर नहीं गया था। ज़मीन की खरीदो फरोख्त और जाली कागजात वाले मामले की मुझे कोई खबर नहीं है, वो मजबूत लहजे में बोला। बाकी मैंने 8 फरवरी वाले दिन मियाँ नज़ीर को इस इलाके में देखा था। वो चौधरी एहसान के डेरे की तरफ गया था। वो जब भी यहाँ आता था तो चौधरी की उसकी मुलाकात डेरे पर ही होती थी। मैं तो ये समझ रहा था कि वो वापस लाहौर चला गया होगा, मगर आप बता रहे हैं कि वो 8-9 दिन से लापता है। ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है। अगर तुम चौधरी एहसान या इसके बाप चौधरी फरीद की चौधरी हक नवाज से दुश्मनी के बारे में कुछ जानते हो तो मुझे अभी बता दो, मैंने कदरे नर्म लहजे में कहा। मैं तुम्हें इस झमेले से निकाल लूँगा, लेकिन अगर बाद में मुझे पता चला कि तुमने कोई अहम बात मुझसे छुपाई है तो समझ लो मैं तुम्हें फांसी की सज़ा या फिर उम्र कैद दिलवा कर ही रहूँगा। वो मेरे कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता थानेदार साहब, आप चाहें तो मैं अपने मरे हुए माँ बाप की कसम खाने को तैयार हूँ। उठकर खड़े हो जाओ, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। तुमने मुझे सब कुछ सच बताया है, इसलिए कसम खाने की ज़रूरत नहीं, मैंने इसकी तसल्ली की खातिर कहा और पूछा, मुझे बताओ क्या बड़ा चौधरी फरीद अहमद इस बात से वाकिफ़ है कि तुमने चौधरी एहसान के कहने पर मियाँ नज़ीर से फरेब और मक्कारी का खेल खेला है? मेरा ख्याल है कि बड़े चौधरी साहब इस बारे में कुछ नहीं जानते, वो गहरी संजीदगी से बोला। बाप बेटे में बहुत ज़्यादा बनती नहीं है। चौधरी एहसान अपनी फूफी नादरा के बहुत करीब है और नादरा की कोई बात वो टालता नहीं। फैजा के इस तवील इंटरव्यू में बिल आखिर मुझे काम की एक बात मिल ही गई। नादरा का नाम सामने आते ही सब कुछ रोज़े रोशन के मानिंद मुझ पर आया हो गया था। नादरा चौधरी हक नवाज और उसके बीवी बच्चों से शदीद नफरत करती थी। ये मुमकिनात में था कि उसने अपने भतीजे चौधरी एहसान के साथ मिलकर चौधरी हक नवाज के खिलाफ ये घिनौनी साजिश तैयार की हो ताकि वो कानून की गिरफ्त में आ जाए और बाकी की ज़मीन और जायदाद भी मुतनाज़ा होकर रह जाए। मैंने परवेज़ और फैजा को सुल्तानी गवाह बनाकर इसका बयान हल्फी कलमबंद कर लिया। फिर इस बयान की रोशनी में पहले चौधरी एहसान और उसके बाद इसकी फूफी नादरा को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों अफराद की गिरफ्तारी कोई आसान काम नहीं थी, मगर मैं भी ठहरा एक मुश्किल पसंद। मैंने चौधरी फरीद अहमद और चौधरी अली नवाज की धमकियों को अपनी जूते की नोक पर मारते हुए इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और बाद में इनकी ज़बानों से सच भी उगलवा लिया। हैरत की बात थी कि चौधरी फरीद अपने बेटे और चौधरी अली नवाज अपनी बीवी के इस खुफिया जॉइंट एडवेंचर से कतई नावाकिफ़ थे। मेरी कामयाबी पर दो अफराद सबसे ज़्यादा खुश थे। नंबर 1 चौधरी हक नवाज, क्योंकि मैंने इस साजिश को बेनकाब करके इसे जलील और रुस्वा होने से बचा लिया था। नंबर 2 मियाँ नज़ीर। जी हाँ, मियाँ नज़ीर को चौधरी एहसान ने चारे वाले गोदाम में कैद कर रखा था। प्रोग्राम के मुताबिक चौधरी हक नवाज की गिरफ्तारी के बाद मियाँ नज़ीर को कत्ल करके किला दीदार सिंह के इलाके में फेंकवा दिया जाना था। बहरहाल जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे के मुस्ताक। मियाँ नज़ीर की ज़िंदगी के दिन अभी पूरे नहीं हुए थे कि मैंने उसे ज़िंदा बाजियाब करा लिया था। हाँ, एक तीसरा इंसान भी मेरी कामयाबी पर बेहद खुश और मेरा शुक्रगुजार था और वो थी मियाँ नज़ीर की बीवी नरगिस। मैं मियाँ नज़ीर को अपने साथ लाहौर लेकर गया था क्योंकि वहाँ की कानूनी कार्रवाई बाकी थी। इस मौके पर मियाँ नज़ीर मुझे इसरार करके अपने घर ले गया था और वहाँ पर मियाँ साहब की बीवी ने और मैंने और मियाँ साहब ने बाहमी गुफ्तगू करी तो नरगिस ने कहा कि हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। मैंने भी